गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा लास्ट टाइम मैंने आपका चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और आपको कुछ वोकैबुलरी दी थी। आज उसी चैप्टर की शुरुआत हम फिर से ले रहे हैं। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है बेटा आपका। ठीक है, और ये साइंस सब्जेक्ट है आपका, क्लास 5th है आपकी। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम जो है वो है एनिमल्स एंड देयर वेरिंग लाइफस्टाइल। कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, और उनकी देयर मतलब उनकी, वेरिंग मतलब बदलती हुई, चेंजिंग, डिफरेंट लाइफस्टाइल। क्योंकि जितने भी एनिमल है वो एक जैसे नहीं रहते, एक ही तरीके से खाते पीते या रहते नहीं हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते, अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही सब समझेंगे साइंटिफिकली कि साइंस के हिसाब से आप जो चीज़ें देखते हो समझते हो वो कितनी अलग होती है। ठीक है, और जो एक आम आदमी चीज़ों को समझता है सीखता है उसके लिए वो चीज़ें बहुत यूजुअल सी रहती है, उसे कभी समझ नहीं आ पाता है कि ये कितनी गहराई में इसकी नॉलेज छुपी हुई है। तो अगर आप साइंस को धीरे धीरे समझने लग जाओगे बेटा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा आने वाली लाइफ में। क्योंकि साइंस सीखने के बाद इंसान पहली बात गलतियां बहुत कम करता है, दूसरी चीज़ वो बेवकूफ़ कभी नहीं बनता और ना ही कोई उसका बेवकूफ़ आसानी से बना पाता है। इसलिए मेरी आपसे ये विनम्र प्रार्थना है कि मेरे इन लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुनिए और साइंस को सीखें समझें, ताकि आप साइंस के अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सको। और अगर किसी बच्चे ने साइंस को समझना शुरू कर लिया एक बार तो याद रखना ज़िंदगी में इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसको आप हमेशा कर सकते हो, आपको हर जगह पे साइंस मिलेगी। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ साइंस नहीं। यहाँ तक कि आप हिंदी संस्कृत जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो वो भी साइंस है। साइंस को हम सिंपल टर्म में नॉलेज ही कहते हैं, ज्ञान। चलिए अब यहाँ पे आते हैं नीचे। ये चैप्टर की शुरुआत है हमारे लिए। देखिए असल में क्या होता है कि जनरली टीचर्स जो है वो चैप्टर स्टार्ट करा के बच्चों को डायरेक्टली चैप्टर रीड करवा के ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पहले ये देखें कि इस चैप्टर के अंदर हमें मिलना क्या है। सबसे पहले तो हमें ये न्यू वर्ड्स मिलने हैं, इतने सारे, लगभग कितने, अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग 78 आपको नई टर्म्स, नई वीडियोज़ की, सॉरी नॉट वीडियोज़, नई वोकैबुलरी आपको मिलने वाली है। तो अगर आप एक चैप्टर के अंदर 78 नई स्पेलिंग, नई टर्म्स, नए वर्ड सीखते हो तो सोच के देखिए आपकी वोकैबुलरी, आपकी नॉलेज किस लेवल पे चली जाएगी। तो आज मैं इनको रीड करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद आपको सेम तरीके से इसको रीड करते हुए आपको वापस भी इसका एक वीडियो बना के मुझे भेजना है, ताकि मैं देख सकूं कि आप प्रोनाउंसिएशन सही से पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो। ठीक है, चैप्टर तो हम तब पढ़ेंगे ना जब आपको ये सारी की सारी टर्म्स बोलनी आती होगी, पढ़नी आती होगी। सो लेट्स सी। सबसे पहला जो वर्ड लिखा है बेटा वो है एडेप्टेशन। क्या है? एडेप्टेशन। ठीक है, दूसरा है ब्रीदिंग। मैं अभी कोई मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ पहले आपको पढ़ना सीखना है। पढ़ना आ जाएगा तो आपको मीनिंग भी समझा दिए जाएंगे। चैप्टर कराऊंगा जब तो उसमें सारे मीनिंग क्लियर करूंगा हर एक वर्ड के में। ठीक है, ब्रीदिंग, मूवमेंट, फीडिंग, ठीक है, प्रोटेक्शन, माइग्रेशन, स्पाइन, रिप्रोड्यूस, हैबिटेट, प्रीडेटर, ब्रीथ, फिजिकल, एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, लंग्स, aquatic, paramecium, gills, flaps, blood, amphibian, insects. Okay, now move from the top next. यहाँ पे है grasshopper, okay, cockroaches, trachea, spiracles, abdomen, tissue, locomotion, earthworm, segments, locust, hind limbs, forelimbs, reptiles, crocodiles, tortoise, kangaroo, mussels, cilia, swimming, paddle feet, penguins, flippers, web feet, wading limbs, aerial movement, wings. And the next top is feathers, downwards, backwards, forwards, hollow bones, flightless, herbivores, carnivores, omnivores, incisors, molar, alimentary canal, नेव, जी साइलेंट है इसमें, नेव पढ़ेंगे इसको, ग्नेव नहीं, नेव, प्रे, कैनाइन्स, आईसाइट, प्रोबोसिस, टंग, स्कैपिंग, पॉइजनस, फैंक्स, स्नेक के टीथ को कहते हैं बेटे फैंक्स। ठीक है, मिलीपेड्स, कैमोफ्लेज, कैम्बलियन,
ईल, स्वेलोइंग। तो आपने देखा कि लगभग 78 ऐसे नए वर्ड्स हैं, नई टर्म्स है आपको जो इस चैप्टर में सीखने को मिलेगी। तो देखो इस चैप्टर की अगर मैं ओवरऑल इंपॉर्टेंस बताऊं कि आपको क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो यही कि आपको ये नई जो वोकैबुलरी देखने को मिल रही है, नई जो आपको शब्द और उनके अर्थ, नई वर्ड मीनिंग आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इतने वर्ड मीनिंग हर चैप्टर के अंदर लगभग इतने मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हर चैप्टर के अंदर इतने न्यू वर्ड सीखते हो, उनको बोलना सीख जाते हो, उसकी स्पेलिंग सीख जाते हो, उसके मीनिंग सीख जाते हो, तो पता है क्या होने वाला है बेटा, आपकी नॉलेज इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगी, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई स्पेलिंग रटनी नहीं पड़ेगी, आपको कोई वर्ड मीनिंग लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपको लगभग हर चीज़ समझ आए। तो ये सारे वर्ड्स इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जब मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, तो ठीक है। मुझे कोई जल्दी नहीं कि मैं आपका चैप्टर ख़त्म करा दूं, मुझे इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है कि मेरे बच्चे जितना भी सीखें वो बहुत ध्यान से सीखें, इंटेलिजेंट बने, वो अच्छे से रीड कर पाए। तो आज आपको ये 78 वर्ड्स जो मैंने आपको दिए हैं, इसको बेटा आप अपने साइंस की नोटबुक के फ्रंट पेज पे, नोटबुक पे लिख, जो आप जहाँ पे आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसके बाद चैप्टर 2 के लिए अगला पेज लेंगे, वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, और उसके बाद पूरा डिटेल आपको जो है वो, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट करना है प्रॉपरली, ऐसे का ऐसा, राइट। उसके बाद आपको और क्या काम करना है, इसको जैसे मैंने रीड करते हुए आपको एक वीडियो बना के भेजा है, आपको भी सारे के सारे लिखने के बाद आपको मुझे इसी तरीके से इसका एक वीडियो बनाना है। मैं देखूंगा कि आप लोग कितने अच्छे से इसे रीड कर पा रहे हो। जो अब पहले आपको वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार क्या करना है, देखना है, तभी आपको सारे वर्ड समझ में आएंगे, और उसके बाद आपको खुद पढ़ते हुए एक वीडियो बनाना है। ओके, तो आई होप मेरे बच्चे करेंगे, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम सारे के सारे, ठीक है। शाम तक मैं उम्मीद करता हूँ 2 बजे तक आप मुझे वीडियो बना के भेजोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड मॉर्निंग 5th क्लास। बेटा हम चैप्टर 2 कर रहे थे साइंस का, ठीक है। बीच बीच में मैं आपको कुछ नई चीज़ें भी देता रहता हूँ ताकि आप बोर ना हो, और बीच बीच में हम अपने सब्जेक्ट को भी लेते रहेंगे। तो आज मैं आपको चैप्टर 2 के बैक एक्सरसाइज के ये MCQ करवाने की कोशिश करूँगा। ये क्वेश्चन बी है आपका, जिसमें आपसे पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉग्स ब्रीद इन वाटर थ्रू डैश। तो आपको पता है किसके थ्रू, हमने पढ़ा था, तो स्किन के थ्रू जो है ब्रीथ करते हैं। ये पूरे वीडियोस मैंने आपको पूरी वीडियो सेशन दिए थे, आपको पता लग गया होगा कि सारे एनिमल्स की आपने पिक्चर्स देखी थी, उससे आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस एनिमल के अंदर कौन से कैरेक्टर की बात की जा रही है। क्वेश्चन 2 में आ जाते हैं, स्नेक मूव ऑन ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ डैश। तो किसकी मदद से स्नेक मूव करते हैं, इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। तो जो ए पोर्शन है, ए पार्ट है, वही आपका आंसर है, राइट। दूसरा क्वेश्चन 3 में है कि रैट, जो रैट्स होते हैं, दे ईट बाय डैश। वो फूड कैसे ईट करते हैं, तो क्या करते हैं, वो च्यूइंग करते हैं, टीयरिंग करते हैं, स्वेलोइंग करते हैं, या नेविंग करते हैं। तो हमने पढ़ा था नेविंग, NAWING, नेविंग, जी साइलेंट है बेटा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन सी में आ जाते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने, जिसमें आपको एक बॉक्स के अंदर जो है 4 वर्ड्स दिए हुए, इसे कहते हैं पेंगोलिन, ठीक है। देन यू हैव गॉट द स्ट्रॉन्ग, प्रोबोसिस एंड स्पाइरेकल। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो फिलअप से वो दिया हुआ है कि इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू डैश। तो इंसेक्ट कैसे ब्रीथ करते थे, आप अपनी पिक्चर और वीडियो याद कीजिए। स्पाइरेकल, उनकी बॉडी के ऊपर सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। देन अ डैश कर्ल अप इट्स बॉडी विद व्हेन अटैक। जब कौन सा ऐसा एनिमल है जो अपनी बॉडी को इकट्ठा कर लेता है जब उस पर अटैक किया जाता है या वो अटैक करता है, तो वो है पेंगोलिन, ठीक है। थर्ड पे आ जाइए, अ बटरफ्लाई फीड्स ऑन द नेक्टर विद द हेल्प ऑफ डैश। तो उसके पास क्या होता है जिससे वो नेक्टर को खींच पाता है फ्लावर में से, उसे कहते हैं प्रोबोसिस बेटा, ठीक है। चौथे पार्ट में आ जाओ, अ चीता हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। तो चीता के पास क्या होती है, स्मेल की बड़ी स्ट्रॉन्ग सेंस होती है, वो बहुत दूर से चीजों को सूंघ सकता है, अपने शिकार को सूंघ सकता है। ओके, तो बस यही आज आपका काम है, ज्यादा काम नहीं दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन बी और सी अपनी कॉपी पे कीजिए अच्छे से, मैं इसकी अलग से पिक भी भेजूंगा साथ में, और बिल्कुल ऐसे ही राइटिंग में कीजिए जैसे मैं कर रहा हूं, और इतना ही साफ सुथरी राइटिंग होनी चाहिए। पेंसिल से अगर आप करते हो तो डार्क बनाइए, उसे डार्क पेंसिल से कीजिए ताकि आपकी राइटिंग नजर आए प्रॉपरली, ठीक है बेटा। तो ये आज आपका टास्क है, ऑलराइट। इसे कंप्लीट कीजिए और अगले 1 घंटे में उसे वापस ग्रुप पे डालिए। 1 घंटे में आपको 1 आवर का टाइम मिल रहा है, उसी 1 आवर में आपको काम भी करना है और उसे वापस ग्रुप में भी डालना है। जो बच्चे मुझे होमवर्क भेज रहे हैं उनके 2 मार्क्स रोज मैं ऐड कर देता हूं, और इंटरनल के उनको नंबर मिलेंगे। जो नहीं भेजते उनको बाद में मैथ साइंस में फेल कर दूंगा, ध्यान रखना इन बात का। ओके, गुड मॉर्निंग 5th क्लास। बेटा कैसे हो आप लोग?
उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे एंजॉय कर रहे होंगे, पेरेंट्स की हेल्प भी करा रहे होंगे और अपने आप को हेल्दी भी रखे हुए होंगे। तो कल मैंने आपको चैप्टर 2 के क्वेश्चन बी और सी दिए थे। बहुत सारे बच्चों ने अपना काम किया, बहुत सारे बच्चों का आउटपुट मुझे मिला और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो काम करने में। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो बहुत जल्दी आप साइंस में बहुत अच्छे हो जाओगे, आपको साइंस आएगी। और साइंस से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है बेटा दुनिया में। ये बात बहुत जल्दी आपको समझ में आएगी जब आप साइंस सीखने लगोगे, ठीक है। तो आज सेक्शन डी, क्वेश्चन डी में हम बात करेंगे, जिसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप और उससे थोड़े से बड़े क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि हाउ डू इंसेक्ट ब्रीथ। जो इंसेक्ट है वो ब्रीथ कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं। तो आपको आंसर कुछ ऐसे लिखना है, इंसेक्ट हैव ट्रैकियल सिस्टम। इंसेक्ट के अंदर ट्रैकिया होते हैं जो उनके ऑर्गन्स होते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। हैविंग स्मॉल एयर होल, जिनमें छोटे छोटे एयर के होल्स होते हैं, कॉल्ड द स्पाइरेकल्स ऑन द साइड्स ऑफ देयर एब्डोमेन। उनका जो पेट वाला हिस्सा होता है नीचे की तरफ इंसेक्ट्स का, उनके ऊपर वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और वहीं से वो अपनी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। अब हमारे बॉडी में तो लंग्स हैं, लेकिन उनमें लंग्स नहीं है, लेकिन प्रकृति ने, नेचर ने उनमें भी एक खास तरीके का सिस्टम डाला है जिसे हम ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। और वो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उन्हें स्पाइरेकल्स कहा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इंसेक्ट के जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, तो आप बोलोगे स्पाइरेकल, और सिस्टम पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा। हाउ डू फिन्स ऑफ फिश हेल्प इन स्विमिंग। आपने फिश देखी होगी कभी ना कभी जरूर, उसमें फिन्स होते हैं, यानी कि साइड में अगर आप ध्यान से देखोगे उसकी बॉडी के ऊपर फिन्स होते हैं। फिन्स क्या होते हैं, पंख जैसी चीज होती है, ऑलराइट। तो ये पूछ रहे कि कैसे हेल्प करते हैं, तो आपको आंसर कुछ ऐसे लिखना है, फिश हैव 2 पेयर ऑफ, आप कह सकते हो पेयर्ड फिन्स, 2 पेयर्ड फिन्स होते हैं उनमें, यानी कि दोनों तरफ 2-2 फिन्स होते हैं। दैट हेल्प देम टू मूव, जो उनको पानी में डायरेक्शन चेंज करने में, मूव करने में हेल्प करते हैं, चेंजिंग डायरेक्शन वाइल स्विमिंग एंड ऑल्सो टू बैलेंस द बॉडी। अब ये स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं, चल सकती हो पानी के अंदर, और वो अपने बॉडी को बैलेंस कर सकती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। तो ये आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन 3 में आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट आर स्पेशल फीचर ऑफ हर्बीवोर्स। हर्बीवोर के स्पेशल फीचर्स क्या है। तो हर्बीवोर्स हमने पढ़े थे, ग्रास ईटिंग एनिमल, घास खाने वाले जो भी एनिमल है उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। तो उनके खास गुण क्या है, तो पहला गुण आपको जो लिखना है वो है, दे हैव लार्ज इंसीजर टू कट द ग्रास लीव्स, यानी कि उनके फ्रंट के टीथ काफ़ी बड़े होते हैं और वो आराम से घास को कुतर सकते हैं, काट सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, दे हैव ब्रॉड मोलर टीथ टू ग्राइंड द ग्रास। उनके जो जाड़ होती है पीछे, मोलर टीथ बोलते हैं उनको, वो बहुत चौड़े होते हैं, जिसमें आराम से वो अपने घास को जो खाते हैं उसको क्रश करके, चबा के और फिर इजीली स्वेलो कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, लॉन्ग एलिमेंट्री, यानी कि इनकी जो पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरे का पूरा, वो लंबा होता है, टू ब्रेक डाउन द प्लांट मटेरियल ईटन बाय देम, ताकि जो वो फूड है प्लांट या घास जो खाते हैं वो धीरे धीरे इस लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल में जाता, आगे बढ़ता है और प्रॉपर डाइजेस्ट हो पाता है, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मेन फूड फॉर फ्रॉग्स एंड हाउ डू फ्रॉग्स कैच देयर प्रे। कि जो फ्रॉग्स होते हैं, जो मेंढक होते हैं, उनका मेन खाना क्या है और वो किस तरीके से अपने प्रे यानी कि अपने शिकार को पकड़ते हैं। तो पहला पॉइंट आप इसमें लिखोगे कि फूड क्या है, तो इसमें लिखेंगे फ्रॉग फीड ऑन फ्लाइज, बीटल्स एंड स्मॉल वॉर्म्स। जो फ्रॉग होते हैं ये फ्लाइज मतलब उड़ने वाले जो मक्खियाँ टाइप की होती है, बीटल्स जैसी चीज़ें होती है, और छोटे छोटे जो वॉर्म्स हैं उनको खाते हैं। अब इनकी खासियत क्या है कि फ्रॉग्स यूज देयर स्टिकी टंग टू कैच देयर प्रे। ये अपने मुंह से एक लंबी सी जीभ बाहर निकालते हैं जो काफ़ी स्टिकी होती है, और जैसे वो किसी इंसेक्ट से टकराती है वो चिपक जाता है उस पर और उसे वो फिर निगल लेते हैं, ठीक है। द टंग ऑफ अ फ्रॉग इज फोल्डेड ऑन द फ्लोर ऑफ इट्स माउथ। इसकी जो टंग है वो लंबी होती है, तो इसके मुंह के अंदर ही वो फोल्ड फॉर्म में इकट्ठी होकर रहती है। द स्टिकी टंग फ्लिप्स आउट एंड कैच द प्रे। वो एकदम से बाहर छोड़ता है बिल्कुल गोली की तरह, और इंसेक्ट पे वो टकराती है और वो इंसेक्ट उस पर स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। द टीथ इन द अपर जॉज प्रिवेंट द एस्केपिंग ऑफ द इंसेक्ट इन द माउथ, ठीक है, ऑफ द फ्रॉग। अब इसके जो टीथ होते हैं अपर जॉज के अंदर, वो इस तरीके से होते हैं कि जब एक बार इंसेक्ट इसने अंदर
खींच लिया मुंह के अंदर तो बाहर नहीं निकल सकता, वो बंद हो जाते हैं। तो ये इसके कुछ पॉइंट थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग आपका 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई बेटा? तो आज के लिए मैं बस इतना ही दे रहा हूँ। 4 क्वेश्चन होंगे, इन 4 के 4 क्वेश्चन को सारे बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसको रीड करेंगे। रीडिंग में कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा पूछोगे। मैंने वैसे एक एक चीज़ आपको इसीलिए समझा दी ताकि आपको सवाल भी समझ में आ जाए और आंसर भी समझ में आ जाए। गॉट इट? अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप आराम से अपना मैसेज मुझे अभी कर सकते हो, अगले 1 घंटे में पूछ सकते हो, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसे लिख लोगे तो आप इसे रीड करते हुए वीडियो जरूर बनाओगे, अपना फीडबैक भी मुझे दोगे कि आपको आज के क्वेश्चंस कितने समझ में आए, और अगर कोई इशू है तो वो भी आप बताओगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग 5th क्लास। बेटा आज हम चैप्टर 2 के लास्ट में हैं और आज इसमें आपको क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 7 और लगभग क्वेश्चन 8 और 9 इतने क्वेश्चन में आज आपको इसके कंप्लीट कराने वाला हूं। और उसके बाद ये चैप्टर हमारा रीडिंग के बाद इसके एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। आप इसे अपनी कॉपी में कर लेंगे और बेटा लर्न करेंगे, और साथ में आपने जो सीखा है, जो समझा है, उसको लिखने के बाद मुझे वापस जरूर समझाएंगे ताकि मुझे पता लगे कि मेरे बच्चे कैसे सीख रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है? छलावा कह सकते हो आप इसको। यानी कि जैसे भी जिस भी चीज पे आप बैठे हो, अगर आपके बॉडी का कलर भी वैसे ही कुछ हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज कहते हैं। तो इंग्लिश में कुछ ऐसे कहेंगे कि कैमोफ्लेज इज ए स्पेशल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ब्लेंड विद द एनवायरमेंट सो दैट predator cannot detect it and it can save it from the predator या from the enemy। तो कैमोफ्लेज जो है वो एक स्पेशल एबिलिटी होती है कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर कि वो अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अंदर इस तरीके से अपने शरीर का कलर चेंज कर देते हैं कि जो प्रीडेटर है, जो शिकारी है, उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता और वो खुद को बचा लेता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं। हाउ डू ऑक्टोपस एंड द कटल फिश जो होती है प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एनिमी। तो ऑक्टोपस और कटल फिश ये दो पानी में रहने वाले जीव जंतु है, ये अपने आप को अपने एनिमीज, अपने जो इनके दुश्मन है, उनसे कैसे बचाते हैं। तो एनिमल लाइक कटल फिश एंड octopus release a cloud of black ink like that of substance that when attacked, and this create a confusion for the predator and they find time to escape। अब ये बता रहे कि ये जो कटल फिश है और ऑक्टोपस है, ये क्या करते हैं, जैसे इन पे कोई अटैक होने वाला होता है, इन्हें पता लगता है कि कोई एनिमी इनके आसपास है और ये मारे जा सकते हैं, तो ये अपने मुंह में से एक खास तरीके का केमिकल निकालते हैं जो कि क्लाउड होता है। क्लाउड का मतलब एक धुंध सी पैदा हो जाती है, ब्लैक कलर की इंक निकालते हैं और वो पानी को धुंधला कर देती है, तो उससे वो प्रेडेटर उन्हें देख नहीं पाता और इस ड्यूरेशन में इन्हें टाइम मिल जाता है स्केप होने का, बचने का, ठीक है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है अ कॉकरोच विल डाई इफ पुट इन द वाटर वाई, कि अगर एक कॉकरोच को हम पानी में रखें तो वो मर जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका जवाब है कि कॉकरोच डज नॉट हैव गिल्स टू ब्रीथ। कॉकरोच के अंदर गिल्स नहीं होते। आपने देखा था ना, फिश के अंदर गिल्स होते हैं ताकि वो पानी में भी सांस ले सके, लेकिन कॉकरोच में क्या होते हैं? कॉकरोच एक इंसेक्ट है तो इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं ट्रैकिया, ठीक है, स्पाइरिकल्स होते हैं, तो वो वाटर के अंदर जो है काम नहीं करते हैं। इसीलिए देयरफॉर इफ वी पुट इट इन द वाटर, अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो इसके ये जो वाटर है वो क्या करेगा, इसके उन छोटे छोटे स्पाइरिकल में घुस जाएगा और उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो मर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वाई डू बर्ड्स माइग्रेट, कि जो बर्ड्स है वो माइग्रेट क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं। तो बर्ड्स माइग्रेट टू अवॉइड द अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन और ब्रीडिंग पर्पजेज। यानी जो बर्ड्स है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ऐसे में वो अपने आप को बचाने के लिए कि उस स्थिति में वो मर ना जाए तो ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे उनके हिसाब से जो है वो कंडीशंस होते हैं, या फिर ब्रीडिंग पर्पज के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह तक आते जाते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डज अ फिश डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ द वाटर, कि जो फिश है अगर उसको हम पानी में से बाहर निकालते हैं तो अक्सर वो मर जाती है, ऐसा क्यों है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो फिश है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने कॉकरोच के लिए देखा था कि वो पानी में डालने पे मरता है, क्यों? क्योंकि उसके पास गिल्स नहीं है। और फिश जो है वो पानी से बाहर निकालने पे मरेगी, क्यों? क्योंकि उसके पास लंग्स नहीं है। तो फिश विल डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ द वाटर बिकॉज फिश ब्रीथ with the help of the gills and gills cannot take oxygen from air, so fish will die। तो ये थे आपके
क्वेश्चन चैप्टर 2 के, और सारा चैप्टर मैंने आपको वीडियोग्राफी के थ्रू समझाने की कोशिश की है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया, आपका फीडबैक मुझे मिला है वापस, और ये क्वेश्चन आंसर थे ये भी आपको मैंने थोड़े थोड़े करके दिए, और आज हमारा ये चैप्टर 2 जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब आपको करना क्या है कि इस वीक में ही किसी एक दिन में आपको इस चैप्टर के 3 या 4 क्वेश्चन दूंगा टेस्ट के लिए, तो आप बिना देखे उस टेस्ट को कंप्लीट करके भेजोगे, ठीक है, कॉपी करके नहीं भेजोगे बेटा, और आप जो है देखोगे कि आपने कितना सीखा है, कितना आपको याद रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काम कंप्लीट कर लीजिएगा सारे का सारा, और मुझे वापस भेजिएगा। और जब आप क्वेश्चन लिख लोगे उसके बाद उनको लिखने के बाद आप वीडियो बना के समझाओगे जैसे मैंने आपको समझाया, ताकि मुझे पता लगे कि आपने मेरी बात समझी है या नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।